संशोधित अनुमान 11,200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि बजट अनुमान 46,600 करोड़ रुपए का था। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 में खर्च की गई 35,196 करोड़ रुपए की तुलना में 17% अधिक है। इन सारी चीजों में फिर से कहूंगा, लक्ष्य बड़े थे, इरादे बहुत बुलंद हैं, और जो भी हमने अर्थव्यवस्था की पिछले साल तस्वीर रखी थी वो बहुत व्यवहारिक स्तर पर रखी थी। अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो आज हमें 4,500-5 हजार करोड़ रुपए का अपना प्लान बजट नीचे नहीं लाना पड़ता। अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत पूरक अनुदान मांगे 688.73 करोड़ रुपए की हैं। अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की विनती करूंगा। अध्यक्ष जी, मैं आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान पर अब चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2017-18 के बजट अनुमान योजना और गैर योजना दोनों मदों में नहीं होंगे, बल्कि इस पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए हमारी सरकार ने 2017-18 के बजट में दो प्रमुख श्रेणियों राजस्व और पूंजी, इन दोनों फ्रेमवर्क के अंतर्गत सारे संसाधन आवंटित किए हैं। तो ये जो बजट बुक होती है, इसमें इस बार आप रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू का हेड नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू, प्लान और नॉन प्लान नहीं देखेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू का हेड मिलेंगे। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में कहा, इस वर्ष का बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से एक नवीनता लिए हुए बजट है। वो है, इस नवीनता का नाम हमने दिया है आउटकम बजट। इसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया था, यहां मैं थोड़ा सा उस पर और रोशनी डालना चाहूंगा ताकि सभी मान्य सदस्य और मान्य सदस्यों के माध्यम से दिल्ली की जनता तक ये आउटकम बजट की एक पूरी कॉन्सेप्ट पहुंच सके। हमारी सरकार का मानना है कि सरकार और नागरिकों के संबंध एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। सरकार के और नागरिकों के बीच एक तरह का एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है। यह एक ऐसा करार है जो करदाता को उसकी टैक्स की कमाई के बदले में बेहतरीन नतीजे और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसी तरह आउटकम बजट अब सरकार और उसके विभिन्न विभागों के बीच एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की तरह होगा, एक करारनामे की तरह होगा। विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे, विभाग अपना लक्ष्य तय करके सरकार को बताएंगे, सरकार उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभागों को पैसा देगी और हर एक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा की जाएगी। यह अभी तक नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता देश में, यहां होना शुरू होगा। तो सरकार और डिपार्टमेंट के बीच भी एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इस आउटकम बजट से आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार का आउटकम बजट 31 मार्च 2017 तक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। यह बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह बजट संबंधी एक अहम सुधार क्यों है, परंपरागत बजट और इसमें अंतर क्या है। परंपरागत बजट में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटनों पर जोर दिया जाता है, एलोकेशंस पर जोर रहता है, और कामकाज का आकलन इस तरह से होता है कि आवंटन किया था और इसको खर्च हो गया तो आकलन हो गया उसका। सिर्फ कुछ मामलों में कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज का हम बजट में उल्लेख करते हैं, और सरकारी कार्यक्रमों से जिन नतीजों या लोगों को फायदा की उम्मीद है उनका जिक्र तो बहुत दूर की बात है कि बजट में हो। मिसाल के तौर पर परंपरागत बजट में स्कूल और क्लिनिक्स के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि का जिक्र तो किया जाता है, मगर यह नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को इनसे फायदा मिलने का और कितने समय में कितने लोगों को फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है। बजट बनाने के इस परंपरागत तरीके की दो खामियां हैं अध्यक्ष महोदय। इसमें इस तथ्य को पहले तो नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से आए हुए टैक्स के पैसे की टैक्स की संरक्षक है। सरकार का काम महज एक खास अवधि के भीतर पैसा खर्च करना नहीं होना चाहिए, उसको यह भी देखना चाहिए कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जो उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं वो पूरी भी हों। दूसरी बात, जो दूसरी खामी इसकी है, वो है कि परंपरागत बजट में जनता के पैसे के खर्च होने की निगरानी का काम सरकार के बाहर से तो छोड़िए, सरकार के अंदर से भी मुश्किल हो जाता है। अब तक के बजट को सिर्फ योजनागत हिस्से में ही कार्यक्रमों और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता था, जिसको हम प्लान कहते थे, जबकि जो नॉन प्लान हिस्सा है उस और जो कि बजट का आधे से ज्यादा होता है, उसकी कोई समीक्षा नहीं होती थी। तो इसलिए यह आउटकम बजट जरूरी है। दिल्ली के वर्ष 2017-18 के आउटकम बजट में इन सब कमियों की ओर ध्यान दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक विभाग और एजेंसी ने बहुत जबरदस्त कवायद की है और उसमें सभी कार्यक्रमों और योजनाओं, भले वो कैपिटल हो या रेवेन्यू की हो, उनका जायजा ठोस परिणामों को ध्यान में रख के लिया गया। यानी कार्यक्रमों के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे या उपलब्ध कराई गई सेवाओं और उसके नतीजे क्या होंगे,
इसको देखकर यह विचार किया गया कि दिल्ली वासियों को इस खर्च से अल्पावधि में क्या फायदा होने जा रहा है, दीर्घावधि में क्या फायदा होने जा रहा है। निष्पादन, उन योजनाओं के निष्पादन और परिणामों के संकेतकों का एक इंडिकेटर्स की लिस्ट तैयार की गई है, एक सेट तैयार किया गया है, जिसके आधार पर नतीजों का मापना, उनको इवेल्युएट किया जा सकेगा। 2017-18 को आधार वर्ष मानकर, क्योंकि पहली बार हो रहा है, इससे पहले तो कोई बेस ईयर माना नहीं जा सकता, 2016-17 को आधार वर्ष मानकर बुनियादी मापदंड तय कर दिए गए हैं और 17-18 के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि तय किए गए संकेतक विशिष्ट हों, मापने योग्य हों और इसी तरह की संस्थाओं और कार्यक्रमों जैसे अस्पताल, कॉलेज, पेंशन आदि से तुलना करने योग्य हों। इसको मैं कुछ उदाहरण से भी समझाऊंगा। जैसे किसी अस्पताल में हम लोग 10 करोड़ रुपए का खर्च करके मान लीजिए एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं, बहुत कॉमन उदाहरण है। किसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए खर्च करके हम एक स्कैनिंग मशीन लगाते हैं। अब सरकार के रिकॉर्ड में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बजट अच्छा मान लिया जाता है। अगर मशीन आ गई, मशीन आके वहां खड़ी हो गई, तो संतुष्टि मान ली जाती है। भले ही खरीदने के बाद से अब तक उस मशीन से एक भी आदमी का टेस्ट नहीं हुआ हो, लेकिन बजट संतुष्ट हो जाता है। आउटकम बजट इससे संतुष्ट नहीं होगा। आउटकम बजट पहले से ही निर्धारित लक्ष्य तय करके चल रहा है कि ये 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो मशीन लाओगे, उससे कितने लोगों का टेस्ट होगा। वो टेस्ट जब तक होने शुरू नहीं हो जाएंगे, वो टेस्ट जब अभी तक का जो अध्यक्ष महोदय बजट होता था, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से चलता था, जिसको हम डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। इसमें सारा होता था। लेकिन ये किताब संतुष्ट हो जाती है। अगर 10 करोड़ रुपए के आगे 10 करोड़ रुपए लिख दिए गए, खर्च हुए 9 करोड़ रुपए लिख दिए गए, तो ये किताब संतुष्ट हो जाती है। लेकिन ये दूसरी बुक तैयार कर रहे हैं, ये आउटकम बजट की बुक है, ये संतुष्ट नहीं होगी। ये आपसे पूछेगी, ये हमसे पूछेगी, ये सरकार विभाग से पूछेगी कि ये जो 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसमें इतने लोगों का टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया, अभी तक वो टेस्ट क्यों नहीं शुरू हुए, अभी तक उन लोगों का इलाज करना शुरू क्यों नहीं हुआ। ये आउटकम बजट है अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है कि ये उदाहरण बहुत सामान्य जन का उदाहरण है, लेकिन इस आउटकम बजट की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। इसी तरह मान लीजिए दूसरा उदाहरण में, क्योंकि मैंने 2-3 उदाहरण नोट किए, मान लीजिए जैसे अभी हम हाल में प्रगति मैदान के पास 54 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्काई वॉक बना रहे हैं। अब इस बजट में ये स्काई वॉक बन गया, उसके फोटो छप गए, सब कुछ हो गया, ऑडिट हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी योजना क्या है? लोग नीचे से निकलते हैं, रेड लाइट पार करके निकलते हैं, लोगों को जान पर रिस्क लेके निकलना पड़ता है, समय लगता है। वो सब के सब अगर ऊपर आके रेड लाइट क्रॉस करने की जगह, भाग के सड़क पार करने की जगह, भारी ट्रैफिक में सड़क पार करने की जगह ऊपर शिफ्ट हुए कि नहीं हुए, उस स्काई वॉक का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे अगर उसमें कोई खामी है तो। ये आउटकम बजट में हर एक तिमाही में इसका आकलन होगा जब ये चीजें हो जाती हैं। इसी तरह एजुकेशन में हम लोग 283 करोड़ रुपए खर्च करके जौनापुर में एक विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। सामान्य बजट में राशि खर्च होने के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से संतुष्टि मान ली जाती है, लेकिन आउटकम बजट में शिक्षा विभाग को, सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इससे कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली और उसमें से कितनों को नौकरी मिली और कितनों ने अपना रोजगार शुरू किया। यह आउटकम था अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। दिल्ली की सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है। इससे आज दिल्ली की सरकार भारत में पहली ऐसी सरकार बन गई है जो ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो आउटकम बजट लेके आ रही है। आने वाले महीने में बड़े पैमाने पर जो आंकड़े आएंगे, उनके लिए सूचना टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है। इस एप्लीकेशन विभागों द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट या आंकड़ों से हर एक तिमाही में सरकार के तमाम वायदों पर नजर रख सकेगी और कुछ मामलों में तो वह स्वतंत्र सर्वेक्षणों के आधार पर भी ऐसा करेंगे हम लोग। हमें आशा है कि इससे भारत में किसी भी सरकार के कार्य निष्पादन के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नए मापदंड तैयार होंगे। मैं दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारियों और योजना विभाग को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खासतौर पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे इस बात का भी एहसास है कि इतनी बड़ी कवायद का यह पहला साल है और पहला साल होने की वजह से इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें लगातार सुधार किया जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इस कवायद से सभी संबद्ध पक्षों को भरपूर फायदा होगा। मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी इसका इस्तेमाल अपनी सभी गतिविधियों को लगातार आकलन के लिए करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समय पर इसमें सुधार भी होता रहे। क्रियान्वयन के स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी सफलताओं के साथ साथ चुनौतियों को भी पारदर्शी तरीके से और स्पष्ट प्रस्तुत करने का शानदार मौका मिल जाएगा। मगर इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के सिटीजन्स को होने जा रहा है।
पूरी पारदर्शिता होने के कारण वे जान सकेंगे कि उनकी पसीने की कमाई कहां और किस तरह से खर्च की जा रही है और उसका आउटकम क्या है। आउटकम बजट नागरिकों और उसकी निर्वाचित सरकार के बीच, जैसा मैंने कहा, करार है। उस करार को अंजाम देने वाली एक प्रणाली बन जाएगा और इस तरह सरकार और उसके विभागों को भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आउटकम बजट की एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक बुक बनाने से नहीं होगा, बल्कि हम प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक आउटकम बजट को अमल में लाने के लिए योजना विभाग में निगरानी और मूल्यांकन इकाई, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन यूनिट को मजबूत बना रहे हैं। ये इकाई दिल्ली सरकार के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों और तकनीकों के कारगर इस्तेमाल के लिए पूरा रोडमैप उपलब्ध कराएगी और इससे नीतियों के निर्माण में सुधार आएगा और सार्वजनिक सेवाएं बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सकेंगी। तो ये एमएन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा इसका। आउटकम बजट को दिशा निर्देश देने के अलावा इससे दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करने, मूल्यांकन कराने, आंकड़ों के विश्लेषण करने यानी डेटा एनालिसिस करने और सरकार के विशाल डेटाबेस का जायजा लेने भी इस ईएम यूनिट से मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2017-18 के बजट अनुमान पर आता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के लिए कुल बजट अनुमान 48,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 29,500 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की अदायगी, परिवहन, पानी और बिजली सब्सिडी आदि के लिए है। 48,000 करोड़ में से 29,500 करोड़ रुपए इस पर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इसमें से 4,000 करोड़ रुपए, इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट के रूप में भारत सरकार को देते आ रहे हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड जब नगर निगमों को लोन दिया गया तो उसमें से ना हमने पिछले 2 साल में ना प्रिंसिपल अमाउंट काटा है ना इंटरेस्ट का अमाउंट काटा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। ये फेडरल स्ट्रक्चर सूदखोरी किसी तरह से नहीं चल सकता। फेडरल स्ट्रक्चर एक ताने बाने से चलता है। यहां इसलिए उल्लेख किया क्योंकि दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का जब हम हिसाब किताब लेके बैठते हैं और ये पता चलता है कि इसमें से 4,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में चले जा रहे हैं। कहां से चले जा रहे हैं उसका जिक्र मैंने यहां पर कई बार किया है कि अगर ईमानदारी से हिस्से देने में आते तो कई हजार करोड़ रुपए तो अभी दिल्ली के लोगों की भारत सरकार पे निकल रहे हैं, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसके उलट हमें 48,000 करोड़ में से करीब 4,000 करोड़ रुपए हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट में भारत सरकार को लौटाने पड़ रहे हैं। अगर ये हमारे हाथ में होता तो हमें भी और काम करने का मौका मिलता। ये 29,500 करोड़ रुपए का मैंने बताया। इसी तरह 18,500 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और पूंजी परियोजनाओं, जिसे कैपिटल कहते हैं, उससे संबंधित है। प्रस्तावित 48,000 करोड़ रुपए के बजट के लिए धन की व्यवस्था में 38,700 करोड़ रुपए कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 400 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से, 2,856 करोड़ रुपए लघु बचत के ऋण से, 1,500 करोड़ रुपए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से, 413 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता से और 325 करोड़ रुपए सेंट्रल फंड्स में डिवोल्यूशन से शेयर से और 478 करोड़ रुपए भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों और बाकी राशि प्रारंभिक शेष से जुटाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2017-18 में स्थानीय निकायों को 7,571 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रस्तावित करती है, जो कुल बजट का 15.8% है। हमेशा बात होती है नगर निगम को कितना दिया कितना नहीं दिया। मैंने जिक्र किया कि जितना लोन हमसे पहली सरकारों ने भी दिया हुआ था और जब इस तरह का पैसा देते थे तो लोन भी काटते थे और प्रिंसिपल भी काटते थे। आज इस चेयर पे खड़े होकर मैं बहुत गर्व के साथ ऐलान कर रहा हूं कि एक भी साल में, पिछले 2 साल में एक भी बार नगर निगमों को दिए गए लोन और उनके इंटरेस्ट को नहीं काटा गया और उसके बावजूद 15.8% बजट नगर निगम को दिया जाता है। और वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान में दिए गए धन 14.9% धन से 14.9% अधिक है। पिछली बार से 14.9% ज्यादा दे रहे हैं और इस बार का कुल मिला के देखें तो 15.8% दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगर निगमों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमने 15-16 और 16-17 में निगमों के अनुदानों से बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की, जिसका मैंने जिक्र किया। 2017-18 में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता में 3,343 करोड़ रुपए कर वसूली में हिस्सेदारी, 1,810 करोड़ रुपए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क और एक बार की पार्किंग के शुल्क में हिस्सेदारी से संबंधित है और 700 करोड़ रुपए उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वेज एंड मीन्स के अग्रिम रूप में है। शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर अमल करने के लिए हम इस वित्त वर्ष में 1,718 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करते हैं नगर निगमों के लिए। हमारी सरकार नगर निगमों को हर संभव सहायता देने के प्रति कटिबद्ध है।
हम नगर निगमों के साथ निरंतर संपर्क बना के रखे हुए हैं ताकि उन्हें स्वयं के संसाधन बढ़ाने और निरंतर बढ़ते खर्चों पर युक्तियुक्त नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से नगर निगमों से अपील करता हूं कि वे अपनी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाएं ताकि नगर प्रबंधन में कोई आर्थिक संकट न आए और इस महान शहर के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। अध्यक्ष जी, अब मैं 2017-18 के बजट में प्रस्तावित प्रमुख विकास उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए गए बजट के दस्तावेज में रखा जा रहा है। अध्यक्ष जी, सरकार के लिए शिक्षा सबसे अधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हमने पिछले 2 साल में नए स्कूल बनवाने, नए क्लासरूम बनवाने, खेलों के मैदान, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के रूप में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की हैं। इस साल 24 नए स्कूल शुरू हो रहे हैं। 8000 नए कमरों का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि अगर बहुत मोटे तौर पे देखें तो लगभग 200 स्कूल से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अलावा 10,000 नए कमरे अगले वित्त वर्ष में बनाने का काम हम शुरू कर देंगे। अगर देखें 24 नए स्कूल अभी शुरू हो रहे हैं, 8000 कमरे बन के तैयार है, लगभग 10,000 और नए बन जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है अध्यक्ष महोदय कि अगले 15-20 साल तक दिल्ली में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि दूसरी पारी में चलने वाले अधिकतर स्कूलों को जहां तक संभव हो पहली पारी में ले आए। ये भी बड़ी पेरेंट्स की शिकायत रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इसीलिए 700 स्कूल अभी डबल शिफ्ट में चलते हैं। मैं एक साथ 700 स्कूल्स को नहीं, लेकिन धीरे धीरे जहां तक संभव हो, जहां जहां संभव होगा एक शिफ्ट में, सिंगल शिफ्ट में लाने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए हमने इन तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने पर ध्यान दिया है। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और डाइट को पुनर्गठित करने का फैसला किया है और इसके लिए हमने दिल्ली में 2 नए डाइट्स खोलने का भी फैसला किया है। दिल्ली में अभी तक 2 डाइट्स की कमी थी, हर एक जिले में 1 डाइट होना चाहिए। 2 नए डाइट्स हम इस साल से दिल्ली में खोलेंगे। सरकार ने 2017-18 में 156 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की कक्षाएं से पहले की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हमने इस सदन में बार बार बैठ के कहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाएंगे। उसमें एक बुनियादी खामी ये थी कि पेरेंट जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाता है अध्यक्ष महोदय, तो वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो नर्सरी से एडमिशन मिलता है, सरकारी स्कूल में जाता है तो क्लास 1 से एडमिशन मिलता है। इसलिए हमने इस बार ढांचे को देखते हुए 156 स्कूलों में नर्सरी की क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है ताकि लोगों को प्राइवेट स्कूल के बराबर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के अवसर उस जैसे माहौल में मिल सके। एक महत्वपूर्ण कदम हमने, एक और इंपॉर्टेंट कदम है एजुकेशन में, हमने बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए उठाया है। सरकार की योजना पूरी दिल्ली में हर एक वर्ग के बच्चों को बेहतरीन प्री स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेंटर खोलने की है। यह अपने आप में विश्व स्तरीय सेंटर होंगे जहां 2 साल, 6ठी क्लास से जब बच्चा आता है तो पहली 6 साल की उम्र से बच्चा आता है तो पहली क्लास में जाता है, लेकिन 2 साल से 6 साल के बच्चे को आधुनिक और आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें सीखने की, ये इन प्री प्राइमरी लर्निंग सेंटर, प्री स्कूल लर्निंग सेंटर्स में होगा। और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज पर आधारित औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने से पहले हम उस पर काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ऐसे हुए हैं जिनमें यह बात निकल के आई है कि अगर बच्चे के 2 साल से 6 साल की उम्र में लर्निंग एबिलिटीज यानी कि उसकी सीखने की योग्यता पे काम कर लिया जाए तो पहली क्लास से जब वो सीखना शुरू करता है तो उसके पढ़ाई का और उसके जीवन का स्तर और बेहतरीन हो जाता है। ये बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज में भी हुआ है। हमने भी देश में, हमारे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हमने इसमें स्टडी कराई और उसमें निकल के आया ये बात बार बार सामने कि 2 साल से 6 साल का बड़ा क्रिटिकल समय होता है बच्चे का। उस वक्त लर्निंग एबिलिटीज अगर उसके अंदर डेवलप कर ली जाए, इसलिए जरूरी था हम इस पे काम करें।